नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं सुमित तीर जी और हम बात करेंगे हमारे प्यारे-प्यारे भिखारिस्तान की, जहाँ पर आजकल कुछ ऐसा चल रहा है जो लोग कह रहे हैं कि साहब कि बलूचिस्तान तो अलग हो गया, नाम उसका भई खाली आप अलग कर दो सीधे-सीधे, क्योंकि अब वहाँ तुम्हारी चलती तो है नहीं। ट्रेन हाईजैक हुआ है और ट्रेन हाईजैक की साइट से करें हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। उससे 3 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं साहब। अब सुमित तीर जी बताएँगे साहब, क्योंकि ये जो है इनके बलूचिस्तान में जासूस हैं और पता नहीं क्या है कि इनकी रा के साथ भी कोई इनके कोई स सेवाएँ ये देते हैं, क्या करते हैं मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कई बार लगता तो है ऐसा। तो साहब ये जो है वो बिल्कुल वहाँ पे इनकी सैटेलाइट चालू है, तो अब बताएँगे साहब हाँ, आपकी सैटेलाइट क्या बता रही है सुमित तीर जी? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और शो में बुलाने के लिए साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए आज का शुभारंभ करते क्योंकि कुछ समाचार ही ऐसा है। सर, मंडे को हमारी बात हुई थी और मंडे को मैंने बोला था एक ब्रास बना है, इसका नाम है हाँ। बलोच राजी आजोल संजार। मैं कहा ये इन सबका ग्रुप बना है, इसमें सिंधु देश की आर्मी जुड़ी है और इन्होंने बोला है हम खतरनाक से खतरनाक हमले करेंगे, पाकिस्तान और आईएसआई को घुटनों पे लाएंगे। अब देखिए, कल मंगलवार थी, कल हमला हो गया और पहले आपके शो में 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दें ताकि शो की थोड़ा हम डेकोरम को सेट कर सके। रमजान के महीने में पहला गिफ्ट इनको मिल गया, रमजान के महीने में अब दूसरा गिफ्ट भी आएगा और क्या है ईद साहब? पे बड़ा गिफ्ट आएगा। और ये भी क्या आएगा साहब? मैं मेरी उत्सुकता जाग रही है। सर, गिफ्ट तो जो कल था वो भी तो गिफ्ट था ना, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो गिफ्ट मिला कल ये गिफ्ट था। एक और बड़ा गिफ्ट आएगा रमजान के महीने में, ईद तक और ईद के दिन एक बड़ा गिफ्ट आएगा। हाँ, ईद के दिन ये हो सकता है 10 किलो सेवैया की एक पैकेट ना भेजे, 1-1 किलो के 10 पैकेट भेज दे, ये जरूर हो सकता है। और यहाँ तालिबानियों की भी चुल मच गई है, तालिबानी अब कम्पिटेटिव जिहाद में आ गए। तालिबानी कह रहे हैं अबे बलोचों ने इतना बड़ा काम कर दिया, हम पीछे रह गए, कहते तुम भी धमाका करो। तो हो सकता है गिफ्ट 2 मिल जाए, एक की जगह 2 मिल जाए। एक आ गया है, एक की गारंटी है, दूसरा आ सकता है और ईद के दिन सेवैयों की बड़ी टोकरी। और अब कैसे आएगी वो तो खैर देखने वाली बात है, पर ये जरूर आने वाला है। और इनकी परिस्थिति है संजय सर, सबसे पहले आप दर्शकों को बता दें, ये ट्रेन पे जो अटैक हुआ है, जिस ट्रेन के मिलिट्री प्रेसिजन से अटैक हुआ, जब ये ब्रास बना था इन्होंने कहा था भाई हम मिलिट्री प्रेसिजन से काम करेंगे, हम वो अल्लाह अकबर कह के फटने वाले लोग नहीं है, हम निहत्ते और औरतों पे जुल्म नहीं करेंगे। ये इनका तारीख तालिबान का काम करने का स्टाइल टोटली अलग है। और इन्होंने कहा था पाकिस्तान की जड़ें खोद देंगे, मिट्टी खोद देंगे, जड़ें खाली कर देंगे और वहां अटैक करेंगे जहां इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, ये ब्रास ने कहा था। अब इसी में आप देखिए क्या हो रहा है आगे ब्रास में, देखिए अब आगे क्या हो रहा है कि ब्रास ने जब ये सारी चीजें बोली और जब सारा प्रकरण उन्होंने शुरू किया, इन्होंने सबसे पहला अटैक ही वहां जाके किया जहां इनकी हालत टाइट हो गई। अब इस चीज की परिकल्पना कीजिए, रमजान का महीना है, लोग अपना यहां से बलूचिस्तान से केपीके से ये जा रहे थे पंजाब, एक ट्रेन चुनी गई जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फौजी, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के आईएसआई के लोग, पुलिस के लोग, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग ये जा रहे हैं। उस ट्रेन पे अटैक किया गया, ट्रेन से 2 किलोमीटर दूर या 200 मीटर दूर आईडी डेटोनेट की गई, आईडी डेटोनेट हुई, ट्रेन डिरेल हुई, ट्रेन पे कब्जा किया गया और सबको बंदी बना लिया गया। बाद में औरतों और बच्चों को छोड़ा गया और इनकी फैमिलीज को भी छोड़ा गया। बट जो मेल्स हैं और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनको उन्होंने अपनी हिरासत में रख लिया। सवाल यह है, जब राज की मीटिंग हुई बलूचिस्तान में, आईएसआई को हवा तक नहीं लगी। जब इतना बड़ा त्रासदी हुई, आईएसआई को हवा तक नहीं गई। पीछे बन्नू पे अटैक हुआ तो आसिम मुनीर ने बोला अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक को देख लूंगा, हर एक का हिसाब होगा। 3 दिन बाद उसकी पकड़ी ऐसे उछाली गई बलूचिस्तान में और आज इनकी हालत यह है। कल इन्होंने 2 बार अटैक किया था, अटैक करने की कोशिश की, दोनों बार इनको रेपेल कर दिया गया। इनका अटैक बिल्कुल नहीं चला दोनों बार और इनकी हालत बद से बदतर हो गई। कल यहाँ की आपके कल के वाले अटैक में इन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाए और विडंबना यह संजय सर, हेलीकॉप्टर उड़ता है, पाकिस्तान की कॉन्वॉय चलती है, तोप हिलती है, बलोचों को पहले पता लगता। मैं आज पूछ रहा हूं जयपुर डायलॉग के माध्यम से, कौन लोग हैं पाकिस्तान के फौज के अंदर जो बलोचों को रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं? कहां से बलोचों को प्रिसाइज सैटेलाइट इमेजरी और इंटेल आ रही है? कौन से एडवांस रडार सिस्टम जो पाकिस्तान की फौज की और लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट बलोच तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जिस गली, जिस कोचे से पाकिस्तान की फौज जाती है, बलोच वहां खड़े हैं और बलोचों ने इनको वार्निंग दी अभी, बोला भैया देखो ऐसा है,
तुम ये आर्टिलरी के गोले चलाना बंद कर दो, ड्रोन भेजना बंद कर दो, अन्यथा 48 घंटे में हमारे लोगों को नहीं छोड़ा, हम सब होस्टेजेस को निपटा देंगे। और ये जो होस्टेज छोड़ दिए इन्होंने, जिनको छोड़ा इन्होंने, और ये ऐसे होस्टेज हैं जो वहां के बेगुनाह मतलब फैमिलीज है उनकी। और पाकिस्तान की निकम्मी फौज ऐसी है, ऐसे ये लोग हैं, ये कहते हैं कि इनको हमने छुड़ाया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया, जब बलोचों ने इनको छोड़ा एक गुड्स ट्रेन में बिठा के कोयटा तक लिया है, ये पाकिस्तान की फौज ने काम किया, अन्यथा कुछ नहीं किया। 24 घंटे हो गए, मुंह कीचड़ में घुस गया, आज तक पाकिस्तान के गजनियों की औकात नहीं हुई कि जाके सामने खड़े हो जाए। 30 लोग तो इनके मार दिए सर, जो कंफर्म खबर है, 30 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के मार दिए फौज। कुछ होस्टेजेस को भी इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है, ये भी पक्की खबर है। और पाकिस्तान 39 का फिगर दे रहे हैं, 39 का, 39 मार दिया। 30 से ज्यादा तो पक्की खबर है, 30 का तो 100 नंबर पार हो गया। और अब भी इनकी औकात नहीं है कि उसके पास जाए, ये दूर दूर से बातें कर रहे, दूर दूर से लारे लप्पे दे रहे हैं। और अब देखिए होगा क्या, अल्टीमेटली ये बलोचों से नेगोशिएट करेंगे, होस्टेजेस भी छोड़ेंगे, पैसे भी देंगे। पर आज ब्रास का स्टैचर यहां आ गया, अगर ये पाकिस्तान आर्मी है तो ये ब्रास का स्टैचर है, यहां है। पाकिस्तान आर्मी के साथ नेगोशिएट करना पड़ रहा है जो, और ये लोग एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है जी। ये जो जाफर एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है, ये जाफर एक्सप्रेस से चलती है क्वेटा से पेशावर जी, और इस पे ये चौथी बार, शायद ये चौथी या पांचवी बार ये अटैक हुआ है। 2014 में इसके ऊपर अटैक हुआ था, फिर 2018 में अटैक हुआ, अभी पिछले साल अटैक हुआ था, इसी ट्रेन पे हुआ था जी, क्योंकि इसी ट्रेन में सारे जो पंजाबी जो हैं वो इसी ट्रेन से जाते हैं। पेशावर जाती है, लाहौर रावलपिंडी होते हैं, यहाँ से जाती है और नीचे पहले सिंध में रोड़ी है, वहाँ से मेन लाइन ज्वाइन करती है और वहाँ से फिर मुल्तान, भावलपुर, मुल्तान, फिर लाहौर, फिर रावलपिंडी, फिर पेशावर। तो पंजाब वाले सारे इसी ट्रेन से जाते हैं, इसी के ऊपर बार बार अटैक होते हैं। उसके बाद भी इनको कोई होश नहीं है कि साहब इस ट्रेन को सिक्योर करके चलाएं। सर ये बेसिकली ये आसिम मुनीर के झांसे में आ गए थे। जब वो बन्नू गया था ना, उसने कहा अब देख लूंगा, बदला लूंगा, मैं सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये उस ख्वाब गफलत में रह गए। अब देखिए, जब आपको याद होगा कोयटा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 6-7 महीने पहले, तब जो 72 लोग मरे थे उसमें से 70 करीब पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स इन मेकिंग थे, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जहां पे उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उनको मारा था बलोचों ने। तो मतलब यहां चुन चुन के बात ये देखिए, अगर आप मौलाना डिजिल के स्टेटमेंट देखे, पीछे बलोचिस्तान गया, जब ये ब्रास बना तो राना सनाउल्लाह ने कहा भाई तुम्हारा बलोचिस्तान गया। अब देखिए मौलाना डिजिल के पीछे जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको हफ्ता नहीं मिलता, जिनका आसिम मुनीर ने दाना पानी बंद कर रखा है, जो आसिम मुनीर से तंग आ चुके हैं क्योंकि ओटीए के रूट से आने वाला बंदा नहीं है। इन्होंने मौलाना डिजिल को उकसाया था। अब देखिए इन्होंने एक्स ISI चीफ को भी जेल में डाल रखा है। नदीम अंजुम सीन से गायब है, वो एक्सटेंशन मांग रहा था, एक्सटेंशन नहीं दिया, सीन से गायब है। कहा आज नदीम अंजुम, मैंने लास्ट टाइम मंडे को कहा था जरा पता करो बशीर ज़ेब ईरान क्या करने गया था, हिंट दिया था मैंने इनको, मैं कहा बशीर ज़ेब ईरान क्या करने गया था, अगर मुझे पता तुम्हें नहीं पता क्या करने गया था। अब बशीर ज़ेब ईरान गया और देखिए अगले दिन ये कांड होता है, जो बलोचों का सबसे पुराना लीडर है। तीसरी बात, अब इतनी बड़ी जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, ISI को कुछ नहीं पता, मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता। ये आसिम मुनीर तो कहता है मैं ISI हेड रह चुका हूं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड रह चुका हूं, अब मैं आर्मी का हेड हूं, मैं तो 3 in 1 हूं। मतलब 3 in 1 होते हुए तीनों तरफ से पानी आ गया, ये कैसे हो गया? और क्या आपको लगता है संजय सर, जब तक कुछ फैक्शन ISI के और पाकिस्तानी आर्मी के जो आसिम मुनीर के अपोजिट है, उसके अपोजिशन में, अगर उनकी मिली भगत न हो, ये प्रिसाइज इंटेल और इंफॉर्मेशन देना, कल का दिन यही ट्रेन यही समय क्यों चूज किया गया? क्योंकि इस ट्रेन में 80% जो पैसेंजर था वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का था। तो इसी दिन ये प्रिसाइज इंटेल किसने लीक की है? और इस देश इस ट्रेन का अच्छी उसके साथ वो संतरी वगैरह भी बहुत थे, ऐसा नहीं संतरी वगैरह नहीं, तो उन्होंने फायरिंग भी की, पर मतलब दे वर आउट ओवर पावर्ड, वो अलग बात है। पर जब तक पाकिस्तान फौज के लोग नहीं मिले थे तो ये सवाल कैसे हो गया? और इमेजरी कौन दे रहा है, इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? मैंने इनको पहले भी हिंट दिया था, मैंने कहा भाई आपकी बार मैंने सुना बलोचों के पास कुछ एडवांस वेपन आ गए। अब ये कहां से आ गए मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना बलोचों के पास कुछ एडवांस वेपन आ गए। डर इनका देखिए, ये अब तक फील्ड में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊंगा संजय सर क्यों नहीं कर रहे। बलोच पहाड़ों में थे, धीरे धीरे नीचे आ गए, नॉर्थ की तरफ जाने लगे। पाकिस्तान आर्मी को यह डर लग रहा कि अगर ये वहां घुस गए, इट माइट बी बिगेस्ट एम्बुश। अगर मान लीजिए पाकिस्तान फौज घुस गई, 2-4 हजार लोग इनके बलोचों ने मार दिए, इनको हथियार छोड़ने पड़ेंगे, दे हैव टू लीव बलोचिस्तान एंड केपीके। देन
यहाँ बलूचिस्तान जाएगा, वहां KPK में जो इनका बचा कुचा उस पर तालिबानी और TTP मिलके हमला करके उसको निपटा देंगे। उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए 93,000 के साथ सरेंडर करने वाली फौज, मतलब हमारे सामने आज ये कुछ 100 बलोचों के सामने घुटने टेक रही है, जा नहीं रहे। इनको लगता है वहां का मैयत ना बन जाए बलोचिस्तान, इट माइट बी मतलब ना वाला ट्रैप कि तुम बेटा यहाँ आ जाओ, लिबरेट करो, ट्रेन तो दूर की गई, तुम कुछ 1000 लोग की हम कब्रें यहीं बना देंगे। इसलिए उस डर के मारे ये जा नहीं रहे। और तब इन्हें लगता कि अगर ये हो गया, इसका रिफर क्या है सर, POK गया, GB गया और आपका TTP और आपका यहाँ KPK गया। तो अगर यहाँ हारे और यहाँ मुंह की खानी पड़े, ये जो नकली मेडल लगा के घूमती ना पाकिस्तानी फौज, चाइनीज मेडल, अगर यहाँ मुंह की खानी पड़ी तो इंपैक्ट है बलूचिस्तान, KPK, POK और GB, 4 हिस्से लगभग इनके, 2 तो हमारे हैं जो इनके कंट्रोल में, वो इनके हाथ से निकल जाएंगे। इस डर और इस दहशत से वो जा नहीं रहे। और बशीर ज़ेब का ईरानियन कनेक्शन इनको भी पता है, मुझे भी पता है। और ईरान का जो लश्कर जंगी जो इनका वो है ना, जैश-ए-अदल, सॉरी, जो जैश-ए-अदल ग्रुप है, मैं शुरू से कह रहा हूं वो ईरान ने एक्टिवेट कर रखा है, तो ईरान ने भी अपने काउंटर बैलेंस यहाँ रखे हैं। और अब परिस्थिति ये है, अमेरिका चुपचाप बैठा क्योंकि अमेरिका को ग्वादर का पोर्ट, एयरपोर्ट चाहिए, और ईरान से पे एक्शन से पहले कोई तो इनकी मदद कर रहा, कोई तो इनको प्रोसेस इंटेल दे रहा है, किसी ने तो इनकी ट्रेनिंग कराई है, किसी ने तो इनकी मिलिट्री वाली वो युद्ध नीति और जो रणनीति है वो इनको बताई है, समझाई है, करवाई है। और अब देखिए, बलोचों को मैं सैल्यूट करता हूं, कुछ चंद बलोचों ने पाकिस्तान की 4 बार पिटी हुई फौज से बिना लड़े, बिना एक बड़े लड़ाई के घुटने टिकवा दिए। डर ये होता है सर कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की, औकात नहीं है जाने की, डर लग रहा उनको बलोचिस्तान जाने की। अब डर से बड़ा वेपन तो कोई होता नहीं। देखिए, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तो आपके जयपुर से जहाज उड़ते थे तो इनके ब्लैकआउट हो जाता था। वही वाली परिस्थिति है। कहां गया आसिम मुनीर, कहां गया उसका स्टंट, कहां गया मैं बदला लूंगा, कहां गया हम हिसाब किताब करेंगे। बन्नू में 100 लोग मारे, यहाँ तो हजारों मरेंगे। इसको पता बलोचों का ये एम्बुश है, जाऊंगा हजारों मरेंगे। आप अभी बोल रहे थे ना कि साहब इनका जो है वो सरेंडर का ट्रेडिशन है। हाँ, आप ये देखिए कि इसमें जो थे 500 लोग जा रहे थे, उसमें 132 की तो लिस्ट जारी की जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। जी बिल्कुल। जिस गाड़ी में 132 प्रोफेशनल सोल्जर्स थे और उसके अलावा और सिक्योरिटी पर्सनल थे, टोटल अबाउट 200, क्योंकि 214 उन्होंने भी होस्टेज रख रखे। तो 214 ने आराम से सरेंडर कर दिया। क्या हाँ भाई, खून सरेंडर, खून ये लो हुजूर, बलोच लिबरेशन आर्मी वालों, तोहफो कबूल करो। अब ये संजय सर यहाँ आप थोड़ा, और उन्होंने अपनी तशरीफ को तोहफे में दे दिया, लीजिए। अच्छा, वो वाला सरेंडर, वो वाला, अच्छा वो वाला भी, अच्छा वो वाला भी, अच्छा। तो यहाँ एक फिजिकल सरेंडर और वो दूसरा वाला सरेंडर भी है। नंबर 1 आर्मी, नंबर 1, और नंबर 1 अपने आप को नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है, नंबर 1 आर्मी कहती है, इस्लाम के सिपाही कहते हैं दुनिया में कि इस्लाम कहीं खतरे में होगा हम जाके बचाएंगे। और ये हालत ये कि बलोचों ने इनके पिछवाड़े में इनकी वाट लगा दी। मतलब इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जो बची कुची इज्जत थी खत्म हो गई। और आपको एक अपडेट और देना सर, जब से आसिम मुनीर आया है, देखिए रेजिमेंट क्यों बढ़ा है। जब तक इमरान खान था इनकी दुकान फौज की सही चलती थी, पठानों का, पश्तूनों को सपोर्ट मिलता था। जब से आसिम मुनीर आया, देखिए इसके बस का काम वाम तो है नहीं, जब कहीं कुछ बोलते तो कुरान की आयतें बोल के काम चला देता है। फौज का सबसे बड़ा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस था, जैसे पैसा रियल आता था, वो आता था ये रियल एस्टेट से। नहीं, वो तो आईएसआई का, हाँ वो तो आईएसआई का फोटे था। इनका था ये कॉलोनियां बनाना, DHA बनाना। अब जब से आसिम मुनीर आया, DHA वाला धंधा हो गया चौपट। बाकी हाँ, डायपर अब भी बिकते हैं, बच्चों का दूध का फॉर्मूला अब भी बिकता है, और चंपी का वाला तेल अब भी बिकता है। वो तो मैंने सुना है इस्लामिक कॉन्डोम भी बेचते हैं लोग। हाँ, वो भी बेचते। अब वो कैसे चलता हो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें नीचे एक बाय डिफॉल्ट छेद होगा, खैर तब वो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो एक दूसरे के विपरीत है, फिर भी साहब ये लोग बनाते हैं। और ये इस्लाम और डेमोक्रेसी भी तो ऑक्सीमोरॉन से, पता नहीं किस तरह की डेमोक्रेसी चलाते हैं। तो जब अब इनका क्या हो गया सर, ओवरऑल फौजी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी शहरीन है, अस्करी है, बाहरिया है, ये तीनों सिंक हो रही है। पैसा आ नहीं रहा, रेवेन्यू आ नहीं रहा। वहां ओपियम की खेती बंद हो गई। अब ये ड्रग्स क्रिस्टल मैथ लैब में बनता है, राइट। ओपियाइड्स का बिजनेस फेंटेनल के थ्रू चाइना ने इनसे छीन लिया।
इनके पास जो रेवेन्यू सोर्सेज है फौज और आईएसआई के, दोनों के गट रहे हैं। जब दोनों गट रहे तो एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, और उसमें ये डर कि ट्रंप पता नहीं कब प्रतिबंध लगा दे, ट्रंप पता नहीं कब आके प्रतिबंध लगा दे। वो इनके डिजाइन कॉम्प्लेक्स पे प्रतिबंध लगा था, अभी फौज और जनरलों पे नहीं लगा, जनरलों पे पता नहीं कब प्रतिबंध लगा दे। अब वो लगेगा तो इनकी टोटल इन और आउट जितनी हैसियत है वो खत्म होगी। आज समस्या ये है इनके लिए, बलोच को एक छोटे, एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट कहते थे, एक लोकल इशू कहते थे। आज बलोचों ने अपनी प्रेजेंस ग्लोबल स्टेज पे दर्ज करवा ली है। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, यूरोप का मीडिया देखिए, हर कोई बलोचिस्तान कह रहा है, हर कोई बलोच कह रहा है, और हर कोई ये बता रहा पाकिस्तान की निकम्मी फौज जो गन ऑन हायर है, जो इन बिजनेस ऑफ जहाद है, वो अपने बैकयार्ड में कुछ नहीं कर पा रही यार, वो तुम्हारे लिए क्या लड़ेगी। एक और ये एक भ्रांति भी टूट गई कि पाकिस्तान की फौज आपके लिए लड़के आपके लिए कोई अचीव कर सकती है। अब ये जो बलोचों का दुनिया भर में नाम हुआ, अब बलोचों इस ऑपरेशन का जो भी हो न हो, बलोचों ने अपनी एक पहचान ग्लोबली बना ली है। एक पावर है बलोचिस्तान में, दैट इज बलोच। इसके बाद क्या होगा सर? जब ये पावर बन गए बलोच, तो बलोचों को हथियारों की कमी नहीं रहेगी, बलोचों को सपोर्टरों की कमी नहीं रहेगी, और बलोचों को पैसे की कमी नहीं रहेगी। तीनों चीज जिसपे बलोच थोड़े पीछे रहते थे वो सारा कवर हो जाएगा। चौथी चीज, मीडिया कवरेज फ्री में मिल जाएगी। मैं बताऊं आपको बहुत अच्छा तरीका जी, ट्रंप के साथ मिनरल डील कर ले ये लोग। बिल्कुल करनी चाहिए वो। देखिए मैंने तो आपको शुरू से ट्रंप कह तो रहा हूं आपको सर, पता है मिनरल डील का ही कायल है। हाँ, रिकोडेक दे दो उसको। मैं तो रिकॉर्ड दे दो। आपको सर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते आसिम मुनीर को कहा था, बेटा 3 बम तेरे पास बड़े वाले रख के जमा कर दे, हमें रिकोडेक चाहिए, हमें ग्वादर का पोर्ट और एयरपोर्ट चाहिए। मैं आपको कहता रहा हूँ, इसने डिलीवर नहीं किया। कहता बेटा तू अब किसी काम का नहीं, तू निकम्मा है। अगर तू हमें ये सब चीजें नहीं ला सकता जो अमेरिका लड़ाता है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? अब रिकोडेक में ये कहते थे सऊदी इन्वेस्ट करेंगे, नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी कोई ये कतार इन्वेस्ट करा, नहीं किया। रिकोडेक में माइनस अमेरिका कोई इन्वेस्ट करेगा भी नहीं सर। ये आज नहीं तो कल जाना है इसके पास। और आप देखिए ना, बलोचों ने आज तक अमेरिका के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट, कोई हरकत की है, कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। और क्या अमेरिका ने कभी बलोचों को कंडेम किया? नहीं किया। चाइना का सीपेक गया, वेरी गुड, अब खत्म हो गया। इसके बाद बताइए, अब चीनियों की औकात है क्या बलोचिस्तान जाएंगे? अब पाकिस्तान की फौज की ऐसी मलिया मेट हो गई है हालत बलोचिस्तान में, चीनियों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? उनके लिए तो मजीद ब्रिगेड ही काफी है। तो चीनियों का जो पैसा था वो पूरा डूब गया, पूरा $50 बिलियन उनका डूब गया, सालों की मेहनत डूब गई, बीआरआई रुक गई, ओबीआर रुक गई। और खबर ये भी आई थी कि कुछ सूत्रों के माध्यम से बलोचों के कुछ नेता तालिबान के टच में है अफगानिस्तान में। कुछ तालिबानियों से भी इनकी बातचीत हो रही है अफगानिस्तान में। बहुत सारे जो उनके जो आपके हैबेयार मर्री वगैरह जो हैं, जो बीएलए का जो हेड बताया जाता है, वो तो कहते हैं कंधार में ही रहता है। नहीं, अभी पाकिस्तान अभी और एक्टिव बातचीत। अभी इनके क्या है कि इनके 3 मेन वो हैं, जो बड़े ट्राइब्स, जो सरदार इनके पुराने हुआ करते थे। एक तो मर्री ट्राइब है, मर्री वाले बीएलए चलाते हैं। एक आपके बुक्ती वाले हैं, जो सरदार अहमद बुक्ती को जो इन लोगों ने मुशर्रफ को मारा था, मारा था, तो ध्यान है आपको। हाँ, तो धोखे से। वो लोग बीआरए चलाते हैं, यानी बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बरमदाग बुक्ती वगैरह। तीसरे मेंगल हैं। ये मेंगल जो थे ये पंजाबियों के साथ अलाइंड रहते थे, लेकिन अब सुनते हैं वो भी न्यूट्रल हो गए, क्योंकि जो है वो पूरा इतना बलोच का जो पब्लिक है उसका इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है कि मेंगल भी अब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेंगल को तो इनके तो लीडर्स को आपके बीएलए वालों ने असैसिनेट तक किया था एक ज़माने में। तो हाँ ये जो बिल्कुल। तीनों जो मेन ट्राइब हैं, और प्लस जो पूरी पब्लिक है, और ये आपके जो आपकी जो क्या नाम है, ये लड़की जो है ये तस्लीमा, क्या नाम, तस्लीमा बलोच, क्या नाम है अरे उसका? तस्लीमा नहीं, नहीं, मेहरांग बलोच, मेहरांग बलोच। मरांग बलोच, हाँ, मेरांग मेहरांग बलोच। बलोच। हाँ, मेहरांग बलोच। तो मेरांग बलोच वगैरह ये तो सब पूरा का पूरा, मतलब इस समय आपको एक बलोच नहीं मिलेगा पूरे बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ये तो मैं आपको जब यहाँ आप पूरी तरह से पब्लिक को लूज कर देते हो, क्यों? वो मैं कल बात कर रहा था, कल मेरी बात हो रही थी जी, विभूति झा और अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ में, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंसर्जेंसीज भारत में भी हुई हैं। अभी आप देखो नेक्स्ट लाइट इंसर्जेंसी चल रही है ना, कितने सालों से चल रही है, जी बिल्कुल चलिए। लेकिन भारत ने कभी सिविलियंस को नहीं मारा, करेक्ट। नेवर। नागा इंसर्जेंसी इज द लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी, कब से आप 50s से चल रही है।
70 साल हो गए, लेकिन उसको भी जो है वो ठंडे हाथ से ही, मतलब ठंडा गरम करते रहते हैं, पब्लिक के खिलाफ नहीं जाते कभी। अभी आप मणिपुर का देख लीजिए, लेटेस्ट है, मणिपुर खुद का जो आपके मेतेईस की इंसर्जेंसीज आज की थोड़ी है, 50-60s की इंसर्जेंसीज है वो, लेकिन सबको जो है वो ठंडे हाथ से आराम से उनको सबको डील किया। पंजाब की इंसर्जेंसी देख लीजिए, कश्मीर की इंसर्जेंसी देख लीजिए, ये नक्सलाइट मूवमेंट देख लीजिए। इंडिया में कोई इंसर्जेंसीज की कमी थोड़ी रही है, लेकिन आप देखिए जो मैच्योरिटी भारत के नेताओं ने और भारत की फोर्सेस ने जो दिखाई है, उसके कारण कोई भी इंसर्जेंसी जो है पब्लिक मूवमेंट में नहीं बदल पाई, कभी नहीं। करेक्ट। बलूचिस्तान में ये जो इंसर्जेंसी थी, ये पब्लिक मूवमेंट में बदल चुकी, और केपीके में भी यही हाल है, बिल्कुल सिंध में होने वाला है। सिंध में होने वाला, ब्रास में तो सिंध भी शामिल है ना, सिंधु देश आर्मी भी शामिल है। यहाँ संजय सर 3 पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान में इन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल किया, लोगों को हेलीकॉप्टरों से फेंका, इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाया, जिसका भी ये हेड था, क्या नाम था इसका, शमसाद शदलानी, जिसको भी बलोचों ने मारा। इसका तो काम ही था अबडक्ट, रेप, टॉर्चर एंड बरी, ये तो काम ही करता था। मास ग्रेव्स में ही बलोचिस्तान में आपने चाइना को खुली छूट दी बलोचिस्तान को लूटने के लिए, और जयपुर डायलॉग के माध्यम से हम ये बात बलोच भाइयों को हाईलाइट करते रहे, भाई आपके रिसोर्सेज, आपके बच्चों की फ्यूचर अर्निंग्स ये क्या के चीनियों को मिट्टी के दाम बेच रहे, और चाइना को लगा कि बाप की खेती आके लूट लो, कोई बात नहीं, ये तो मतलब हम तो आएंगे ऊंटों को माल लूट के जाएंगे। अब चाइना को देखता हूँ, चाइना कहाँ जाता बलोचिस्तान। अब ये 4 ही चीजें इन्होंने हुई, जो इन्होंने रेप्स की, अबडक्शन किए। अब जो मेहरांग बलोच ये जब गई थी, इस्लामाबाद गई थी कुछ 1 आध साल पहले, इसको क्या बोला इन्होंने, इसको बोला कि यहां से निकल जा अपनी औरतें, लेकिन नहीं तो तुम्हारा यही बलात्कार कर देंगे, हम अपनी फौज पुलिस छोड़ के बलात्कार कराएंगे। और इनकी फौज का बलात्कार करने के रिकॉर्ड तो है, सबसे बड़ी बलात्कारी फौज, सरेंडर भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्हीं का, और बलात्कार करने का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनका। बांग्लादेश में इन्होंने सबसे बड़ा सरेंडर किया, और बांग्लादेश में इन्होंने सबसे ज्यादा बलात्कार किए थे। अब जब आप अपने देश की महिलाओं को बोलोगे कि यहां से निकलो नहीं तो तुम्हारा यही बलात्कार कराएंगे, जब वो रोती बिलखती बलोचिस्तान में गई, वहां उनको एक सिंपैथी मिली कि मतलब अगर कोई महिला इस्लामाबाद जाएगी तो आप उसको ये बोलेंगे कि अगर तू यहां से नहीं जाएगी तेरा बलात्कार हम सड़क पे कर देंगे, करवा देंगे। तो अब उसका खामियाजा ये भुगत रहे। केपीके में इनके एक मिनिस्टर ने कहा था, इमरान खान जब गया तो उसके बाद बोला था, हम पश्तूनों पे भरोसा नहीं कर सकते, सब पश्तूनों के तालिबान से संबंध है। मैंने कहा भाई, ये जो इतनी 35 लाख या उससे भी ज्यादा पठान रहते हैं, तो आप कह रहे हो कि हर पठान आतंकवादी है, हर पठान तालिबानी है, हर पठान तहरीके तालिबान या अफगानी तालिबान के पैरोलों पे। फिर इनको फतूर चढ़ गया, जी हम अफगानों को यहां से निकाल देंगे, हम उनको पाकिस्तान से निकाल देंगे। फिर उन्होंने वो स्टंट किए। ये जो आसिम मुनीर है ना सर, इसको एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है। दिस मैन इज क्रेजी बेसिकली। ये थोड़ा हिला हुआ है। जी आप, हाँ बताइए। ब्रेकिंग न्यूज, वाह, ब्रेकिंग न्यूज ये है, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, और वो ऑपरेशन ये है कि क्वेटा स्टेशन पर उसने 200 एम्प्टी कॉफिन्स दो सौ एम्प्टी कॉफिन्स मंगा के वहां पे कर दिए, क्योंकि 176 अभी उनके कब्जे में है, 50 मारे जा चुके, तो 200 से ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई ये दिस इज परफेक्ट ऑपरेशन जो उन्होंने, ऑपरेशन कॉफिन, ऑपरेशन ताबूत, ऑपरेशन ताबूत, ऑपरेशन ताबूत और मरदूत, और पाकिस्तानी मरदूत, ताबूत और पाकिस्तानी मरदूत, ऑपरेशन कॉफिन। ये ताबूत के साथ जो है, मैं सोचता हूँ कि इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो ऑपरेशन कॉफिन ही होना चाहिए, ऑपरेशन ताबूत और पाकिस्तानी मरदूत। तो ये सर आप देखिए संजय सर, पूरी दुनिया में क्या खिल्ली बन रही है। आपने देखा होगा कभी कि बजाय लड़ने के वो पहले कॉफिन उन्होंने पहले मंगा ली, ना, कहते यार अब लड़बड़ के क्या होना जाए। और आप हिम्मत देखिए जो सर, गए सो गए, बाकियों को क्यों मारे, उनका ये है। हाँ, जो गए सो गए। अब ऐसी कौन, देखिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बलोचों ने, और बलोचों ने क्या किया, एक अच्छी स्ट्रैटेजी उनकी, उनके लोगों ने, जो इनके पाकिस्तानी फौज के लोग हैं ना, उनके आप बीच में बैठे हो, सुसाइड वेस्ट लगा रखी वो विद एक्सप्लोसिव वेस्ट है। अगर उन्होंने बार्जिन किया, कुछ भी किया, उन्हें बटन दबाना, खुद तो जाएंगे, साथ में 10-20 को एक एक आदमी लेके जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप हमारे पास 9/11 वाली परिस्थिति देखें, वो बड़ी अच्छी नहीं थी, और कुछ देश के गद्दार पाकिस्तान के लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और पाकिस्तान को अपडेट दे रहे थे। जब हमने वो ऑपरेशन किया, हमारी फौज ने एक एक को चुन चुन के मारा और होस्टेजेस को निकाले। अनफॉर्चुनेटली कुछ कैजुअलिटीज हुई, बिकॉज वो लाइव रिपोर्टिंग वगैरह के कारण उन्हें इन्फॉर्मेशन जाती रही। वो गद्दार अब भी घूम रहे भारत में, बट हमने जाके ऑपरेशन किए, हमने जाके रेस्क्यू किया। 48 घंटे में से 24 घंटे का समय बीत चुका है। इन्होंने ऑपरेशन के नाम पे अभी सजदे कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहे हैं, और ये आईएसपीआर अपने नकली ये स्टैटिक्स जारी करा और ये लिपस्टिक नेल पॉलिश वाले उनका प्रचार कर रहे हैं। तो हो तो यही रहा है ना। पाकिस्तान की जो आवाम है वो पूछ रही है यार एक्शन कब होगा, क्या करोगे, कब कब लिबरेट करोगे, या आपकी बार अमेरिकन डॉलर नहीं दे रहा या कोई पैसे नहीं दे रहा, तुम लड़ोगे नहीं। या तो फौज बोले कि जी कोई किसी से डॉलर दिलवाओ तो हम लड़ेंगे, तो या तो अगर डॉलरों पे ही लड़ना, चलो हम थोड़े वो डॉलर भेज देते, लड़ लेना भाई, या तुम डिक्लेयर करो बलोचिस्तान हमारे हाथ से गया। सर देखिए 1971 की जो लड़ाई थी, जब इन्होंने 93,000 लोगों के साथ सरेंडर किया, वो हिस्ट्री में गई। 11 मार्च 2025 भी हिस्ट्री में जाएगा। क्यों? इस दिन बलोचिस्तान में एक विजिबल सेंध या दरार या क्रैक पड़ गया है। ये दिन हिस्ट्री में जाएगा। इस दिन बलोचिस्तान में पूरी क्रैक पड़ गई थी, और अब ये ऑफिशियली अलग कब होगा बात उतनी है, पर कल का दिन 11 मार्च 2025 हिस्ट्री में जा चुका है। दिस इज द डे व्हेन बलोचिस्तान हैड बीन मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान ने बलोचिस्तान हार लिया। ये कल का दिन तो गया। और अगर 1971 की हार कुछ कम थी, कल की हार के बाद तो मतलब इस आर्मी को धोबियों वाला काम करना चाहिए, क्योंकि इनके बस का फौज वाला काम नहीं है, ये धोबियों वाला काम करना चाहिए। वैसे भी ये फौजी कहां सर, ये तो व्यापारी है। बच्चों का पाउडर, डायपर, कंघी, तेल, शीशी, ये काम बेचने में तो ये लगे हैं। ये कहां से लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे? और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था सर, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक दे हैव लॉस्ट 600 मैन, 600 लोग इन्होंने लॉस किए। 144 अटैक फौज पे और पुलिस, आईएसआई इन पे मिलके 200 कुछ अटैक हुए थे। मतलब दे वर लूजिंग अराउंड 12 पीपल पर डे। 12 लोग ये दिन में लूज कर रहे थे, और ये चुपचाप बैठे थे, बकवास नहीं, चुपचाप बैठे थे। बन्नू में 100 से ज्यादा लोग अभी इन्होंने लूज किए, 120 लोग इन्होंने लूज किए, चुपचाप बैठे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आईएसपीआर तो कहता 5 लोग लूज किए हमने। और यही वाली बात है, मुझे लगता है जो कॉफिन मंगाए फौज के लिए अपनी ज्यादा मंगाए इन्होंने, बलोचों के लिए कम, फौज के लिए जाने ने पता यार अब जितने भेजेंगे तो वापस तो आएंगे नहीं, तो पहले ये इंतजाम करके रख लो। देखो फिर बॉडीज को भी हमें कवर करना सर, हमारी जो डेड बॉडीज आएंगी उसको भी तो कवर करना, हमें डिक्लेयर थोड़ी करना मरे। अब ये क्या, ये कहना गलत होगा, ये वही फौज थी जिन्होंने अपनी डेड बॉडीज 1999 में कारगिल में छोड़ के नहीं गए थे यहाँ पे अपनी डेड बॉडी, हमने उनका ब्यूरियल किया था एज पर इस्लामिक ट्रेडिशन, ये छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो अगर ये अब की बार भी वहीं वो अब डेड बॉडीज पे छोड़ के, तो उनका वीडियो बनता, फोटो बनता, अब क्या करेंगे, कॉफिन में डालेंगे, कहीं गाड़ के निकल लेंगे, ताकि फिर कोई नहीं मरा, केवल 5 मरे, बाकी कोई नहीं मरा। 5-6 से ज्यादा मरते नहीं। और अब जो पीछे सर्वे आया था उसमें ये भी तो बताया था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट टेरर इन्फेस्टेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 2 इनका नंबर आता है, इन्फेस्टेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 2 क्यों आता है? नंबर 2 मतलब सबसे ज्यादा टेररिज्म जहां है, जहां टेररिज्म के हेडक्वार्टर्स है। और ये भी देखिए ना, कल एक नंबर 1 कौन है? नंबर 1 अफगानिस्तान। अच्छा, नहीं अब तो वहां कम हो गया। अब फिर भी वो नंबर 1 है, ये बेचारे भी नंबर 2 मेहनत कर रहे, पहुंच जाएंगे वहां, जल्दी पहुंचा देंगे वहां। कल आपने एक और बात देखी सर, एक और बार इनको झटका लगा। यहाँ तो ट्रेन पे झटका लग रहा था, वहां इनका एक एम्बेसडर है। ये एम्बेसडर ये याद होगा ना आपको, उसको क्या जूते मारे कल, क्या थप्पड़ लगाए। मतलब अपना लाल पासपोर्ट दिखा के अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में डिप्टी एम्बेसडर रह चुका, गया अब तो तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान का एम्बेसडर वहां गया, तो यूएस तुर्कमेनिस्तान का था, तुर्कमेनिस्तान रोका, बोला बेटा, और रोका ही नहीं, इसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान ने पूछने की कोशिश नंगा किया कि नहीं किया? नहीं, वो तो खैर करती है, प्रोसेस है ना। हमारे यहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं सर, उनकी भी बड़े तबियत से चेकिंग होती है, उसे अमेरिकन लोग कैविटी चेकिंग करते हैं। मतलब बड़ी तबियत से अच्छी तरह से ऊपर नीचे देखते हैं, टॉर्च वॉर्च लगा के दाएं बाएं। पर देखिए अब जैसे हम जैसे ऑर्डिनरी लोग जाते हैं, मैं इतनी बार गया, मेरी तो आज तक कभी चेकिंग नहीं की। पर यहाँ कुछ बड़े लोग हैं, अपने आपको पठान पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनकी टॉर्च जला जला के इधर उधर हर जगह चेकिंग होती है कि क्या कुछ लाए तो नहीं अंदर। हाँ होता है, अब ऐसे लोग कुछ हैं जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी खराब है, उनकी चेकिंग होती है। अब इसको अमेरिका से जब पूछा गया इस एम्बेसडर के बारे में,
तो अमेरिका ने बोला शुक्र करो इसको हमने जेल में नहीं डाला, थैंक गॉड वी हैव नॉट पुट हिम इन अ प्रिजन, जाने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की औकात इतनी है, पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हम अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हम इससे मार्को रूबियो से पूछेगा, वैसे मार्को रूबियो तो बिजी है, मार्को रूबियो से पूछेगा क्या हुआ, उसने कहा जो एम्बेसडर है हम इसको वापस पाकिस्तान बुलाएंगे और इससे कहानी समझेंगे कि बेटा तेरे को यहां मारा है, यहां मारा, ऐसे मारा या ऐसे मारा। मतलब एम्बेसडर जिसकी ये हालत की उसको पाकिस्तान बुला के उससे स्टोरी पूछेंगे, बट इनकी औकात नहीं कि अमेरिकनों के सामने पूछे माए बाप इसको मारा क्यों, इसको डिपोर्ट क्यों किया, इतनी भी औकात नहीं इनकी। अब जब ग्रह खराब होते हैं तो देखिए कोई इनका व्हाइट हाउस में फोन नहीं उठाता, इनके लाल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की औकात इतनी, डिपोर्ट कर देते इनके एम्बेसडरों को। और कल बलोचों ने ये हरकत कर दी और पूरी दुनिया में इन पे थू-थू हो रही है, इनकी फौज पे थू-थू हो रही है। और ये पाकिस्तान का फौज, आईएसआई, पुलिस और एंटी टेरर स्क्वाड, अगर उनकी खुद की ये हालत है किसको बचाएंगे। और जब हम मैच खेलने वहां नहीं जाते, आप बताइए अच्छा मुंह है या नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं हमें इनकी पुलिस, आर्मी, आईएसआई किसी पे भरोसा नहीं। भाई तुम्हारी हर चीज बिकी हुई, तुम हर चीज निकम्मी हो, तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमें क्या प्रोटेक्ट करोगे यार, कहां से प्रोटेक्ट करोगे तुम्हें। और कोई मुझे कह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी पे कितना 1200 करोड़ लगाया था स्टेडियम पे और 2.2 करोड़ इन्हें मिला है, ये सच है क्या सर? कह रहा 1200 करोड़ लगा था, 2.2 करोड़ इन्हें मिला है। हाय हाय 1280 करोड़ जो लगाया था वो कौन सा इनका था, आईसीसी ने दिया था इनको। हाय हाय, और रेवेन्यू कितना है? 2.2 करोड़। ओहो, रेवेन्यू मतलब क्या आया होगा, तो जो बल्कि जो आए होंगे वो तो वो कुर्सियां उर्सियां भी उखाड़ देंगे होंगे। ये मतलब अच्छा अब एक खबर देखिए। और है साहब, एक खबर और है, हाँ डेंजरस खबर है। जी, और खबर ये है कि साहब फिर टीटीपी और बीएलए का डर इतना है कि क्वेटा से आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और समाचार ये है कि कभी भी बीएलए और टीटीपी मिलके क्वेटा की घेराबंदी कर सकते हैं। चलिए गिफ्ट नंबर 2, गिफ्ट नंबर 2 बन रहा, ओवन में है, ओवन में बन रहा, पक रहा केक, केक को ओवन में बाहर निकालेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद पेशावर का नंबर है। अब सर देखिए, अगर बीएलए वाले अफगानियों के टच में थे जब ये ऑपरेशन चल रहा था, ये तो कुछ दर्शाता है ना, कुछ न कुछ कनेक्शन तो बताता है। और आज मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछूंगा, यार एक बात बताओ, ये टीटीपी और बलोचों की सुलह किसने कराई और ये सुलह कहां हुई? 100 नंबर है, तुम बता दो किसने कराई और कहां हुई। और ये जो इंटेल है ये कहां से आ रही है, और बलोचों के पास जो लेटेस्ट हथियार आए ये कहां से आए, ये बलोचों ने जो एक एक करके चीनियों को आइडेंटिफाई किया, इंटेल कहां से आई? कोई तो दे रहा है ना। अब हमें तो पता नहीं क्या, माँ हिंगला का चमत्कार है, महाकाल का आशीर्वाद है, कुछ तो कहीं ना कुछ तो हो रहा है। देखिए वो अपने को हिंगलाज माता को वो नानी माँ बोलते हैं बलोच, बोल, बिल्कुल। और बहुत मानते हैं। और हिंगलाज माता के ऊपर बलोच जो है वो स्वयं रक्षा करते हैं मंदिर की, आज तक कोई उसके आसपास तक नहीं जा पाया। नानी माँ का आशीर्वाद है उनके ऊपर, आशीर्वाद है, मुझे तो आशीर्वाद है उनके ऊपर, महाकाल की कृपा है, तो देखिए फिर काम तो खुद ही हो जाते हैं ना। एक बार वैसे इनको, मुझे याद है अजीत डोभाल जी का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम दे डू अ पुलवामा दे विल लूज बलोचिस्तान, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। तो मतलब मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसे वीडियो का रेफरेंस सा याद आया। तो कई बार कहते हैं ना सर, आप जब बोलते हो तो आपकी जिह्वा पे माँ सरस्वती बैठती है, और जो आप बोलते हो वो सच हो जाता है। और जब ये चीजें सच हो रही है, जब ये चीजें हो रही है, और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, नदीम अंजुम आजकल किसकी नौकरी कर रहा है? नदीम अंजुम है कहाँ, किसके पेरोल पे है वो? क्योंकि उसका एक्सटेंशन तो हासिम मुनीर ने दिलवाया नहीं था, बहुत जूते घिसे थे उसने, साहब मुझे एक्सटेंशन, तो उसका एक्सटेंशन नहीं दिया था। अब कहाँ है वो, किसके पेरोल पे है? और जो पुराना क्या नाम है, हामिद मीर या हामिद गुल, जो एक और था ना पुराना आईएसआई का चीफ, जिसको उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा नाम, जिसको अभी भी जेल में बंद कर रखा है। तो ये आसिम मुनीर जब से एक्स आईएसआई के बॉसों के साथ खेलने लगा ना सर, तब से परिस्थितियां और भयंकर हो गई पाकिस्तान में। थिंग्स हैव टेकन अ डेंजरस टर्न, क्योंकि इन सबके अपने नेटवर्क है और ये सब डेस्परेट है, पैसे किसी के पास आज के डेट में है नहीं, पैसे कहीं से आ नहीं रहे। और आप देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नहीं है, अमेरिका का इंटरेस्ट एक्सेप्ट ईरान और किसी इस क्षेत्र में नहीं है। और ये क्षेत्र तो लगभग मोदी जी को उन्होंने बोल दिया, आप देख लो जी क्या करना है। अब ये पाकिस्तान बेचारा बड़ा परेशान है कि क्या करे, आबादी इतनी बढ़ रही है, 1/3 आबादी डायबिटिक है,
15% लोगों को मेंटल बीमारियां, 25 से 30% लोग कैरियर्स ऑफ जेनेटिक डिजीजेस है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 90% बच्चा बच्चेबाजी का शिकार है, मेल चाइल्ड। रेप करने वाला 90% केसों में चाचा मामा फूफा ही निकल आता है, जो रिपोर्टें आती है। जिस समाज का इस लेवल का पतन हो रहा हो, तो उस समाज में आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या करेगा वो समाज? कहां तक जाएगा समाज? और ये पाकिस्तान के टूटने का मतलब है, जो जिन्ना का सपना था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान था, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, जो हिंदू सुपीरियरिटी ऑफ पाकिस्तान था, वो सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब है मुसलमान कैन नॉट रूल, मुसलमान शासन नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर सकते। अब सर आप बोलेंगे कुछ मुसलमान कंट्रियां चल रही है, सर देखिए वो चल रही है जिनके पास तेल है। अब मैं आपको मिडिल ईस्ट की बात करें संजय सर, एक कंट्री है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन के पास ना तेल है ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। किंग अब्दुल्ला है, 6% मिनरल। हाँ, मैं गया हूँ जॉर्डन, थोड़ा सा सर, 6% पैसा आता है अमेरिका। उनके पास बहुत वर्ल्ड का रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा डिपॉजिट है। हाँ, मतलब इतना, मतलब फ्री फंड का इतना जाता है, इनके पास तेल तो है नहीं। 6% पैसा किंग अब्दुल्ला का आता है अमेरिका से, तब वो कंट्री चलती। 6% बजट अमेरिका देता है, उसके अलावा 2.3 बिलियन अलग से देता है। उसके अलावा जो उनका दिनार है वो पेग टू यूएस डॉलर। अगर कल को अमेरिका ने हाथ खींच लिया, दिनार गया, खत्म, इट विल कोलैप्स। उनकी रक्षा और जो सारा हिसाब किताब वो अमेरिका देखता है। और इतनी अमेरिका पे डिपेंडेंस होने के बाद भी जॉर्डन के लोग ये कहते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई हमें तो हमास का समर्थन करना चाहिए। मतलब आप देखिए, आपको जॉर्डन की हिस्ट्री बताऊं? हाँ बताइए सर। ये जो जॉर्डन वाले जो है ना, जी, ये जो है, ये मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। हाँ, 42nd किंग अब्दुल्ला। हाँ, तो किंग अब्दुल्ला जो है, इसीलिए इसका नाम है हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, जी, हाशमी जिसको बोलते हैं। तो हाशमी जो है, मोहम्मद साहब का जो कबीला था कुरैश, उसका जी, जो उप कबीला था हम्म, हाशमी, तो वो हाशिम कबीले के हुआ करते थे, तो इसलिए मोहम्मद साहब जो थे वो भी हाशमी थे। जी, तो ये जो मक्का मदीना जो है, मक्का मदीना वाला जो एरिया है, इसको हजाज बोलते हैं। जी, सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं था कि वहाँ पर थे आपके, एक नजद हुआ करता था, नजद होता था, और आपका जजीरा होता था, जो आपके जो उसको आपके जो ये दमाम वगैरह जो है ना, जो तेल वाला जो इलाका है इनका, जी, और बीच में जो पूरा जो रेगिस्तानी इलाका है इसको नजद बोलते थे। और ये जो मक्का मदीना वाला जो रिलेटिवली थोड़ा बहुत पहाड़ी और कुछ थोड़ा बहुत वेजिटेशन, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड हिजाज। तो ये है, अमेरिकन्स ने और आपके ब्रिटिश ने 1925 में नजद की मदद करके पूरा हिजाज जो है, अच्छा हिजाज जो था ये आपके खिलाफत उस्मानिया जो ऑटोमन एम्पायर थी उसके कब्जे में आ गया था। जी, तो वो इसको एंजॉय करते थे, क्योंकि यहाँ लोग जाते थे तो आमदनी होती थी मक्का मदीना की वजह से। तो ये नजद को जो सऊदी से, सऊदी हाउस ऑफ सऊद जो है, ये नजद का था। तो नजद जी, वालों ने पहले भी एक बार 1800 में किया था, उनको भगाया गया था। तो 1925 में वेस्टर्न सपोर्ट से इसको ऑक्यूपाई कर लिया, और जो यहाँ के लोग थे उनको भेज दिया जॉर्डन। तो वहाँ रहो सूखे में, और जो गीला है वो हम एंजॉय करेंगे। वो हमें मिलेगा। और हाँ, जॉर्डन की एक और विडम्बना है ना सर, जो जॉर्डन ने एक और गलती की, जो पैलेस्तीनियों को पासपोर्ट दिया। आज उनकी जो आबादी है, 50% लोग बेसिकली पैलेस्तीनी है, उनके पास जॉर्डनियन पासपोर्ट है। इसीलिए हमास के प्रति उनकी संवेदनाएं आज भी। अब किंग अब्दुल्ला की समस्या ये है, अमेरिका का सपोर्ट हटाएंगे तो कंट्री खत्म, इनकी सुनेंगे तो वैसे भी मरे, तो आगे कुआं पीछे खाए वाली परिस्थिति हुई। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, अगर इस्लाम को सस्टेन करना तो कोई तेल या कोई ऐसे मिनरल विनरल चाहिए जिनको अमेरिका तेल निकाले मेरे पीछे वाले आंगन से और मुझे पैसे देते रहे, तब तो मैं शासन में रहूंगा। पर कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपने दमखम पे, विदाउट मतलब ना रिसोर्सेज एंड ऑयल एंड ऑल, जो अपने खम पे, अपने पुरुषार्थ पे खड़ी हुई है, जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया अपने पुरुषार्थ पे? ऐसी कोई कंट्री टर्की। आपको मिलेगी? हाँ, टर्की है। 100% इन्फ्लेशन है सर, बस जबरदस्त है, मतलब 100% इन्फ्लेशन है। नहीं नहीं, आदमी वो बनी भी तो क्यों बनी, इसलिए क्योंकि उसने इस्लाम को निष्कासित कर दिया था।
और आप तो जानते हैं टर्की की आज कमाल अतातुर्क ने तो इस्लाम खत्म ही कर दिया था ना वहां से, उसको तो तो सेक्युलर मुस्तफा बना कमाल, दिया था। हाँ देखिए अब जब तक वो मुस्तफा सेक्युलर कमाल रही तब तक प्रोग्रेस करती रही, और जैसे ही वापस इस्लामी बनी वैसे वही शुरू हो गया जो इस्लाम में होता है। अब देखिए ना, मुस्तफा कमाल अतातुर्क की टर्की और आज अर्दोगन की टर्की में तो आसमान जमीन का फर्क है, सूरज और चांद का फर्क है। अब ये चांद तो अर्दोगन ही है, वो तो सूरज था। अब देखिए, क्योंकि सवाल ये है जब तक इस माइंडसेट में ये चलेंगे, आज भी हमास पे मीटिंग होगी रियाद में, पूरे 57 मुल्कों को वहां आना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी, जबकि सबको पता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब देखिए कल परसों ट्रंप ने बिजली पानी बंद कर दिया गाजा का, कर दिया ना। क्या कर लिया आप लोगों ने? आपने पहले बोला जो ट्रंप का अधिवेशन हम निरस्त करते, आपके साथ इटली भी खड़ा हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी भी खड़ा हो गया, यूनाइटेड नेशंस भी खड़ा कर दिया। ट्रंप ने एक फोन मारा नेतन्याहू को, था बिजली पानी बंद कर, नेतन्याहू ने बिजली पानी बंद कर दिया। अब आप सब लोगों ने मिलकर क्या उखाड़ लिया ट्रंप का, नेतन्याहू का? भाई आप में हिम्मत हो तो आप बिजली चला दो, वहां इजिप्ट दे दे बिजली, वहां जॉर्डन दे दे बिजली, वहां पे कोई और दे दे बिजली, पहुंचा दो पानी। अब आप गाजा में देखिए, 3 लाइनें जाती है सर गाजा के अंदर। एक लाइन जा रही थी जिसमें उनका डिसैलिनेशन प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कुछ हॉस्पिटल और कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चलता था। जब पीछे वो काट दिया तो ना वहां सीवेज ट्रीटमेंट हो रही है, ना वहां डिसैलिनेशन हो रही है। अब सोचिए, रेगिस्तान की गर्मी हो, सामने नमकीन समुंदर हो, ना पीने का पानी है और ना धोने का पानी है, तो कैसे जिंदगी चलेगी? अब बिना पानी के तो आदमी 7 दिन रहता है ना, खाने के बिना 30 दिन तक रह सकता है, पानी के बिना 7 दिन रहता है। तो भाई ये ट्रंप को तुमने जो ये अपने वो दिखाए धोने ना, का पानी क्यों चाहिए? हाँ हाँ, धोने वो का पानी क्यों चाहिए? रेत काम कर लेगी, रेत काम कर लेगी, नहीं, पॉइंट वो टेकन। तो उनके यहाँ तो इस्तिंजा का रिवाज है, तो ढेला शरीफ यूज करते हैं, आपको पता है? मतलब हमने तो पर ये ढेला शरीफ कपड़े, के कितने सारे कार्यक्रम किया कर डाले, ढेले पर से ये पोंछना कपड़े, होता है। अच्छा ये पर ये कपड़े वपड़े धोने होते, इनकी जरूरत नहीं है, वैसे ही चलते रहेंगे। रेत से साफ हो जाते हैं। अच्छा रेत से साफ हो जाते हैं, ठीक है, रेत से साफ हाँ और धोने। पिछवाड़ा जो है उसके लिए ढेला। तभी तो एक इजरायली है सर, एक एक्स डिप्लोमेट है, मेरे मित्र इसको है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं इस्तिंजा। सिंजा। हाँ, आप गूगल करके देख लीजिए इस्तिंजा क्या होता है। तो इस्तिंजा में ये ढेले से पिछवाड़ा साफ किया जाता है। आजकल ये जो पानी वानी जो भी यूज करता है, ये कुफ्र है, बेकार है सर, ये ये बेकार है कुफ्र सर है, और ये मेरा जो इजरायली मित्र कहता ये था मैं हराम है, रिपोर्ट, हराम है ये। अच्छा ये तो बहुत बुरा। ये तो फिर यहाँ पे ये फॉसेट वॉसेट सब हटाने चाहिए, ये बिल्कुल, सारे फॉसेट बिल्कुल हटाने चाहिए। तो मुझे लगता कोई है कि लेना देना ही जूट नहीं। का, अगर जूट के ये सबसे बड़े इंपोर्टर बन सकते हैं, फिर जूट का सबसे बड़े इंपोर्टर बन सकते हैं ना फिर। नहीं नहीं, जूट ढेला, नहीं, ढेला, ढेला, मिट्टी का अच्छा ढेला, अच्छा 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 जूट अच्छा, वूट नहीं। जरूरत ही नहीं है फिर तो, हाँ, आत्मनिर्भर है पूरा, इस तरह के जो पूरा। हलाल हलाल बाथरूम्स और टॉयलेट्स हैं, उसमें आपको ढेले मिल भी जाएंगे रखे हुए। वो इजरायली की बात कर रहा था सर, उसने एक चीज मुझे बोली, मैंने कहा ये कतर यार ये तंग करता है ये वो, तो उसने एक चीज बोली, बोला कतर के 3 डिसैलिनेशन प्लांट है बड़े, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पर कैप्टा पानी जो खर्च करता कतरी करता है। कहता है इट विल टेक अस 1 डे टू टेक आउट ऑल द 3 प्लांट्स। अगर हमने तीनों प्लांट निकाल दिए, सोचो इनका रेगिस्तान में क्या हाल होगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो यार, बड़ा तंग किया था इन्होंने हमें भी पीछे नुपुर शर्मा जी के टाइम में, जरा जल्दी जल्दी कार्यक्रम करो, जिस दिन हो जाए हम उस दिन प्रोग्राम करेंगे, मजे लेंगे इस पे, इन पे क्या भी ये क्या करेंगे। सर ये लिटरली बारूद के डेर पे बैठे, उन्हें समझ नहीं आ रहा। और अगर इन्हें लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति से देश और ऐसे चीजों को चला पाएंगे, मैं हमेशा कहता था जो पाकिस्तान की मेंटालिटी है, एंटी हिंदू, एंटी भारत, गजवाए हिंद और ये गाजी गजनी, इससे आप लश्कर तैयबा चला सकते हो, इससे आप कंट्री नहीं चला सकते। हाँ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद इस मेंटेलिटी पे चल सकती है, पर मुल्क को नहीं चला सकते। मुल्क की हालत ये है, अब भी तुम्हारा विदेश मंत्री IMF के सामने ऐसे खड़ा $1 बिलियन के लिए, मात्र $1 बिलियन के लिए खड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ मुकेश अंबानी जी अगर लेफ्ट जेब झाड़ देंगे तो $1 बिलियन तो वैसे ही गिर जाएगा यार। हो जाते बॉम्बे, ऐसे खड़े हो जाते एंटेला के बाहर, शायद कुछ छींटे आ जाती तुम पे, कहाँ मारना तुम्हें। और ये अब बिल्कुल क्लियर है संजय सर, अगर इस्लामिक कंट्री में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिन पे ना वो ऊपर वाला चमत्कार है, ये शासन प्रशासन नहीं चला सकते। क्योंकि इस्लाम में इलेक्शन तो होता ही नहीं, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन फिर या करते हैं या करवाते हैं। अब देखिए अहमद वो जाता, मोहम्मद आता, मोहम्मद जाता, सुलेमान आता, सुलेमान आता, कामरान आता। आप देखिए कहाँ इस्लाम और पीस है दुनिया में, कहीं नहीं है। हाँ कहीं ना कोई कारण है लड़ने का कारण है कोई ना कोई, कहीं ना कोई कारण है लड़ने का। पीछे MBS को भी तो असैसिनेट करने का प्लॉट था, MBS के भी असैसिनेशन का प्लॉट तो था ही ना।
वो तो जिसने भी बताया, जैसे भी बताया, और जिसने भी मदद की बचा। हमारे पाकिस्तानियों ने MBS को काफिर घोषित कर रखा है। हाँ, इनके मौलानों ने उसे यहूदियों का गुलाम भी कह रखा है। कह रहा जब तक इनको ज़कात देता था, जब तक इनको माल बेचता था, तब तो वो इस्लाम का गाजी गजनी था। जिस दिन माल बेचना बंद कर दिया, सीधो यहूदियों का दलाल डायरेक्ट। ये क्या करते सर, अर्श से फर्श पे, इनका लॉजिक है, अर्श से फर्श पे डायरेक्ट यहूदियों का दलाल, सीधा यहूदियों का दलाल बना दिया। क्योंकि क्यों, पैसे भेजने बंद कर दिए। अब पीछे आपने बोला था कि यार इनको वहां स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया। एक बार बताओ सर, अरबी और इनको बुलाते क्या? अरबी तो इनको इंफीरियर मानते हैं। अरबी तो कहते तुम तो वो क्या कहो, क्या एक वर्ड होता है सर, वो अजनी, तुम तो अजनी हो। जो बीच के होते हैं ना, वो तुम तो अजनी हो। कह रहा तुम तो ना मुसलमान हो ना तुम काफिर हो, तुम तो अजनी हो। तुम्हें इंफीरियर मतलब ना छोटी, इंफीरियर हो तुम, तुम्हारा तो तुम तो बस ऐसे ही हो, तुम यूर पाइल्ड ऑन इस्लाम। ये तो अरबी इनको मानते हैं ना, तो अपने साथ कैसे बैठा देंगे उनके? हाँ, जूता पॉलिश करना है करो, प्लम्बर का काम करना करो, घोड़ों को सफाई करनी है, घोड़ों की मालिश करनी है, टैक्सी चलानी, इतना तुम्हें इजाजत है, इसके आगे नहीं। इसके आगे तुम अजनी, हम अरब है, हम प्योर है, तुम तो ऐसी है, तुम तो कन्वर्टेड हो, तुम तो बस चिपक गए, तुम तो बस लपक लिए। कहानी तो ये। अब हम इतने सारे फतवे जारी कर रखे हैं अरब वालों ने कि ये जो कन्वर्टेड हैं आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले, ये मुसलमान नहीं है। बहुत बहुत फतवे जारी है, वो तो मानते ही नहीं इनको मुसलमान। कहते भाई तुम तो अजनी हो, काहे के मुसलमान हो तुम तो भैया, मतलब तुमने तो वक्त के साथ अपनी वो यो बिन वेदर कॉक, मतलब जहाँ हवा है वहां अपने आप को अलाइन कर दिया तुमने। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब बेचारे ना इधर जिन्होंने तलवार के डर से सलवार उतार दी ये पहन दी तलवार की तरह सलवार। वैसे हरी सिंह नलवा जी ने पहले तो उतारी, बाद में पहन दी। वैसे हरी सिंह नलवा जी ने इनको सलवार पहनाई थी सर, जब हराया था ना। बोला अब तुम्हारी सजा ये, तुम औरतों वाला ये ड्रेस पहनो, जिसको ये बड़े शान से पहनते हैं, सलवार और वो कुर्ता। अबे पठान सूट। हाँ, अनपढ़ो, हरी सिंह नलवा जी के बारे में पढ़ो। बोलो जब तुम्हें हराया था, लताड़ लताड़ के मारा था, तब तुम्हें सलवार पहनाई थी। बप्पा रावल जी के बारे में पढ़ो, रावलपिंडी का नाम उनके नाम पे पड़ा था। कहां तक तुम्हें लताड़ा था, कहां तक मारा था। और ये भी माना जाता है कि उनकी कोई 100 एक रानियां थी, 30-35 तो मुसलमान रानियां भी रखी थी उन्होंने। वैसे ही मतलब 100 में 30-35 रखी थी। वैसे ही रख लेते, जहां भी जाते थे बप्पा रावल जी तो एक आध रानी रख लेते थे। चल यहाँ की रख लूं, यहाँ की रख लूं, ऐसा रखा जाता। और हरम में कितनी महिलाएं थी वो तो मुझे नहीं पता, बट रानियां बहुत थी सर, 30-35 तो ऑफिशियल थी। तो रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल जी के नाम पे पड़ा है। अब ये रावलपिंडी पिंडी बोलते, पर बप्पा रावल जी के बारे में पढ़ा, कहां तक मारा था, किस किस को लूट पिटाई की थी, किसकी नहीं पढ़ा इन्होंने। हरी सिंह नलवा जी के बारे में भी नहीं पढ़ा इन्होंने। इतिहास नहीं पढ़ते ना सर। अब ना यहाँ का तो बचा नहीं, वहां के हुए नहीं। अब ऐसे में एक ही कहावत याद आती, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कहीं कोई उसी परिस्थिति में फंस गए। धोबी का कुत्ता, सुनिए, धोबी का, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। धोबी का गधा, न क्वेटा का न पेशावर का। बिल्कुल, न अरब का न भारत का बीच बैठेंगे। अरबियों ने भी हाथ खींच दिया, भाई तुम हमारे लिए निकलो। अब कहा सर इनको देखो ना कैसे ट्रीट करते, कितना आप देखिए कितनी। अब गोरे कहते हैं रेशल भाई, तुम रेसिस्ट हो, ये हो। अगर रेसिस्ट देखना तो इनके यहाँ देखो ना, बेचारों को कैसे ट्रीट करते हैं। अब पीछे जब हज हुआ, कितने लोग मरे सर? 1500 लोग पाकिस्तान के मरे थे हीट से। उनको फर्क पड़ता क्या? करीब 1500 लोग हीट से मरे पाकिस्तानी, फर्क पड़ता क्या उनको? मरे हम क्या करें, फर्क ही नहीं पड़ता उनको। अरेंजमेंट ही नहीं था बेचारों के लिए, खड़े रहते थे धूप में, बस नहीं आती, रहने का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कह रहा जब सब निकल जाए तब इनके लिए जगह बना लेना। वैसे इनको डर लगता है यार, घड़ी चुरा लेंगे, पर्स चुरा लेंगे, जूते चुरा लेंगे। अंत में बताइए क्या होगा यहाँ पर सर? ये नेगोशिएटेड 200 कॉफिन्स में ही आएंगे या जिंदा भी वापस आने का चांस है? सर पाकिस्तानी फौज जो जाएगी वो कॉफिन में ही आएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं। बाकी हाँ, ये बलोचों के साथ एक सेटलमेंट करेंगे। सरेंडर एक्सपर्ट है, आपको पता है। हाँ, ये देखिए उनके लोगों को छोड़ना पड़ेगा। बलोच अब की बार पैसे भी लेंगे, पैसे भी बलोचों से इनको लेने चाहिए, क्योंकि जो उनके कैजुअलिटीज उनका वो कहाँ से, वो उनका कंपनसेशन उनसे लेना चाहिए। और बलोचिस्तान वालों को अब समय आ गया, इनको टाइम देना चाहिए। इस दिन तक बलोचिस्तान ऑफिशियली हैंड ओवर कर दो।
इज्जत के साथ कर दो, वरना हम घसीट के तुम्हारी लाशों के ऊपर बलूचिस्तान लेंगे। इज्जत से दोगे तो थोड़ी बहुत इज्जत बचेगी, वरना मरे हुए आदमी की क्या इज्जत। इनको ये डिसाइड करना है कि जिंदा रहते रहते दोगे या मर के दोगे। देना तो पड़ेगा सर, बलूचिस्तान देना तो पड़ेगा। अपने हाथ से दे दो तो थोड़ा कुछ इज्जत बच जाएगी, नहीं दोगे तो वो भी जाएगी। देखिए ये 3-4 प्रोविंस तो गए, बलूचिस्तान, पीओके, जीबी और केपी के, ये तो इनमें से गए। बाकी सिंधु देश वाले अब रास में घुस गए हैं। अब आशा करते हैं कि कराची में भी कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। और कराची में देखिए पाकिस्तान को चोक करना, मैं बार बार बलोच भाइयों से एक ही चीज कहता हूँ, कमेंटों में भी लिखते हैं मुझे, मैं कहा यार ये कराची तुम्हें काटना पड़ेगा, कराची काटो, पाकिस्तान खत्म। 7 दिन में घुटनों पे आ जाएगा पाकिस्तान। यू हैव टू जस्ट कट कराची, कर लो। बिना कराची के काटे हुए इनको घुटनों पे नहीं ला सकते आप फिर केपी के, बलूचिस्तान की छोड़िए, पूरा पाकिस्तान आपका हो जाएगा। और जो हमारे अफगानी भाई है तालिबान भाई, अगर आपको लैंड लॉक नहीं रहना तो आपको कराची का एक्सेस चाहिए। कराची तक अपना रास्ता बनाओ, कराची जाओ, कराची पे कब्जा करो, तब तक आपका देश संपन्न नहीं होगा। देश को संपन्न करना है तो कराची तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे बलोचों के साथ पहुंचो, ब्रास के साथ पहुंचो, अकेले पहुंचो, किसी और की मदद लेके पहुंचो, किसी और के आशीर्वाद से पहुंचो, पर पहुंचो और जल्दी पहुंचो, देर ना करे। देर में कोई जेब नहीं है। और बशीर जेब ईरान क्यों गया था, ये सवाल मैं फिर पूछूंगा। क्या आईएसआई को पता है? अब पता था तो क्या किया? हमने तो हिंट भी दिया था। चलिए बाकी उनकी मर्जी सर, हमारा काम तो हम बताते रहे, बाकी जो प्रभु की। चलिए इसी पे अब हम यहाँ पर इसको बंद करते हैं आज की चर्चा को। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, दर्शकों को नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर हर महादेव।